अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 11 को थोड़ा सा देखना था हमने। तो लेक्चर 11 जो है वो इट्स अबाउट वाटर इरोजन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस कि वाटर जो है वो किस तरीके से इरोड करता है, ठीक है, और हम उससे बचाव के लिए क्या क्या तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इस लेक्चर के अंदर इसको स्टडी करना है, ठीक है। पहली जो स्लाइड है इस बारे में वो ये है कि मेजर टाइप्स ऑफ इरोजन के इरोजन जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो आपने बोलना है कि दो जो है ना वो टाइप्स हैं इरोजन की। एक तो नेचुरल इरोजन है जिसको जियोलॉजिकल इरोजन भी बोलते हैं, और दूसरी है इरोजन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एनिमल एक्टिविटीज़। ये और दूसरी इरोजन वो है जो कि हमारी मूवमेंट से या एनिमल की मूवमेंट से या उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनसे जो है वो इरोड होता है। अब बजाय इसके कि मैं आगे जाऊँ वो जाके एक्सप्लेन करूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको जियोलॉजिकल इरोजन की और जो इरोजन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। जो है ना जियोलॉजिकल इरोजन, जियोलॉजिकल इरोजन जो है ये क्या है, ये नेचुरल इरोजन होती है, ठीक है। ये नेचुरल जो है ना वो इरोजन हुआ करती है। होता क्या है, होता ये है कि जब पानी नेचर के अंदर जब पानी फ्लो करता है ना किसी भी साइड से किसी भी साइड की तरफ, या जब हवा जो है वो फ्लो करती है तो वो अपने साथ मट्टी को लेकर आती है, ठीक है ना। यानी कि वाटर जो है ना उसकी एंड एयर की जो मूवमेंट है वो मट्टी को उड़ा के अपने साथ जो है वो ले जाती है। ये बेसिकली एक एग्जांपल है नेचुरल इरोजन की। दूसरा मैन मेड एक्टिविटीज़ या एनिमल एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं जो इरोजन जो है ना कॉज करती हैं। बड़ा सिंपल सा है, हमारी मूवमेंट, हम जो चलते हैं ज़मीन के ऊपर तो हमारे चलने से भी मट्टी जो है ना वो उड़ती है, सही है। और ये भी एक है। फिर हमारे इरोजन के अंदर जो और हमारी एक्टिविटी है वो क्या है कि जनरली आपने देखा होगा कि हम लोग जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन जो है ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। और डिफॉरेस्टेशन जो है फॉर डेवलपमेंट ऑफ होम्स एंड रोड्स, कि घर बनाने हैं, रोड बनानी है, उसमें जो हम दरख्त काटते हैं तो वो दरख्त का जो कटना है या जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो भी ऑब्वियसली इरोजन का जो है ना वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो कॉज है, ठीक है। मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे है, ठीक है। मूवमेंट है हमारी, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी जो है ना सॉइल को इरोड करती होती है, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं और एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी एग्जांपल मैं दूंगा वो सारी आगे आने वाली स्लाइड मैंने पढ़ लेनी है। तो जायज़ के जो है ना यहाँ पे टाइम वेस्ट करें, उसको उसी जगह पे पढ़ेंगे जहाँ पे वो लिखी हुई है। कहते हैं जी कि चार जो है ना फैक्टर्स हैं जो कि इरोजन को इफ़ेक्ट करते हैं। पहली स्लाइड क्या थी इससे कि इरोजन कितनी तरह की होती है, अब क्या है फैक्टर इफेक्टिंग इरोजन, ठीक है। तो पहला फैक्टर उसमें क्लाइमेट है, आपका मौसम। दूसरा सॉयल है जिसे मट्टी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो है ना वेजिटेशन है, जो दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। चौथी है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि आपकी जो लैंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। जो लैंड है आपकी, मतलब हमारी जो लैंड है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस पर सॉइल किस टाइप की है, वहाँ पे स्लोप कितना है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो टोपोग्राफी जो है ना उसको डिफाइन करती हैं। अच्छा, क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट है। क्लाइमेट में कुछ चीज़ें हैं, प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है और सोलर रेडिएशन है। पहले प्रेसिपिटेशन को डिस्कस करते हैं। प्रेसिपिटेशन जो है इसका इरोजन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मैंने आगे ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखा भी हुआ कि जितनी ज़्यादा बारिशें होंगी, बारिश आता है तो पानी आता है, जब पानी आता है तो सारी बात है कि जो है ना वो ज़्यादा सॉइल को इरोड करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जितनी मैं यहाँ पे लिख भी दूँ इनफैक्ट यार, ये चूँकि थोड़ी सी एग्ज़ाम वाली बातें हैं, अब मैं एग्ज़ाम में पूछूँगा ये वाली तो बताता हूँ। तो प्रेसिपिटेशन जब होती है ना, ठीक है,
तो प्रेसिपिटेशन जो है, जिसे नेसेसरली रेनफॉल ही है वो होती है हमारे इलाकों में, सही है, वो रेनफॉल करती क्या है, इट कॉज बीटिंग एक्शन ऑन द सॉइल, बीटिंग एक्शन ऑन द सॉइल, ठीक है। ये बीटिंग एक्शन क्या होता है बताता हूँ अभी। एज अ रिजल्ट ऑफ बीटिंग एक्शन, द सॉइल सरफेस गेट्स लूजन अप, ठीक है, कि सॉइल का जो सरफेस है वो थोड़ा सा जो है ना वो नरम हो जाता है बारिश की ना इम्पैक्ट की वजह से, ठीक है। वो सरफेस जो है वो ज़रा थोड़ा सा लूजन अप हो जाएगा, थोड़ा सा जो है ना वो वीक हो जाएगा, ठीक हो गया। और फिर लेटर वाटर फ्लो विल इरोड द सॉइल, कि इन दी एंड क्या होगा कि पानी जो है सॉइल को इरोड कर देगा। पानी का जो फ्लो बनता है, जो रन ऑफ बनता है, वाटर फ्लो, या इसको जो है ना अमूमन जो है आम फहम में, इसको हम आम फहम में नहीं बल्कि हमारी टेक्निकल जो है ना वो ज़ुबान में हम इसको रन ऑफ बोलते हैं, विल इरोड द सॉइल, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जो है ना आपको मज़ीद इस बारे में जो है ना बताऊँ, छोटी एक दो बातें। देखो लूजर, ये जो है ना बीटिंग एक्शन, पहले तो मुझे इसका बताना है कि ये है क्या। हाल दो की आगे भी एक्सप्लेन होने पर जब आगे आएगा तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है। देखो ये बिल फर्स ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, और ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल के ऊपर हमेशा क्या पड़े होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स पड़े होते हैं। अब सॉइल के पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होते हैं जिस तरीके से मैं इनको दिखा रहा हूँ कि अरेंज होते हैं, लेकिन मतलब इसी तरह से वो पड़े हुए होते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हमारे सॉइल पार्टिकल जो है ना वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो है ना वो पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। ओके, हम इतने सही सपोज करते हैं जैसे। अब इस जो है रीजन में जब भी बारिश नहीं आना है, सपोज करो कि ये बारिश के कतरे जो है ना गिर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक? ये रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं इसके ऊपर। अब होना क्या है कि ये जब रेन ड्रॉप्स आएंगे उसके ऊपर, तो ये आके अपना इम्पैक्ट लगाएंगे इसके ऊपर, यानी कि एक तरह से इसके ऊपर जो है ना जैसे चपेड़ नहीं होती है, जैसे जैसे पंजाबी में बोलते हैं, एक तरह से आगे इसके ऊपर वो एक्शन जो है ना इसके ऊपर लगेगा कि एकदम ये आएगा और पटक के इसके ऊपर लगेगा। उस पटकने के लगने को हम बोलते हैं कि ये बीटिंग एक्शन हो रहा है। और उस बीटिंग एक्शन के नतीजे में क्या होता है कि जब वो आके इसके ऊपर लगता है ना, वो जो है उसका रेन का ड्रॉप, तो वो इतनी फोर्स लगाता है कि कई दफ़ा ना जब पानी इसके ऊपर आके लगता है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जो है ना रेन ड्रॉप बना रहा हूँ, तो मैं जो कि रेन ड्रॉप है तो मैं थोड़ा सा इसको जो है ना एग्जैक्टली ड्रॉप की फॉर्म में इसको रखता हूँ। जैसे रेन ड्रॉप है ना, जैसे ये रेन ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये रेन ड्रॉप है बिल्कुल। अब जब वो आके पहले इस शेप में होता है, जब आके इसके ऊपर लगता है तो एक उसके लगने से क्या बनता है, एक स्प्लैश सा बनता है, उसको हम स्प्लैश बोलते हैं। यानी कि रेन ड्रॉप इसके ऊपर आके लगा, पहले उसकी एक शेप थी, जब इसके ऊपर आके लगता है वो, तो फिर क्या बनता है उससे, जैसे मैंने अभी बोला कि उससे एक प्रॉपर एक स्प्लैश बनता है। स्प्लैश जो है क्या उसे बोलते हैं, जैसे छींटे बनते हैं उससे, ठीक है। आप लोगों ने ये एक्शन आमतौर पे ऑब्जर्व किया होगा, अगर बारिश जब होती है ना तो उसके ऊपर तो ये जो है ना ये सॉर्ट ऑफ एक वो एक पूरा एक स्प्लैश सा बनाता है वो, एक तरह से वो जो कतरा है जो बारिश का आके लगा है इसके ऊपर, एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द सॉइल सरफेस, इट लिटरली एक्सप्लोड्स, ठीक है ना।
वो लिटरली जो है ना वो एक्सप्लोर कर गया था उसके बाद। अब जो ये बाद में स्प्लैश बना है ना ये वाला, होता क्या है कि ये स्प्लैश ऐसे नहीं बनता पानी का। ये अमूमन जो है जब स्प्लैश बनेगा तो ये इस सॉयल पार्टिकल को भी उठा के अपने साथ उड़ा देगा। यानी कि वो छींटा बना है ना, सॉयल पार्टिकल तो बहुत छोटा होता है, तो जब वो छींटा बनता है तो वो अपने साथ ही इसको उड़ा के ले जाता है। ठीक है, और वो कहीं पहले जब पड़ा हुआ था एक पूरे सॉयल के जो है ना वो एक फ्लॉग में पड़ा हुआ था, अब उठा के उसको जो है ना कहीं फेंक दिया उसने, वो सब यहाँ पे आके वो जो है ना वो रखा गया। सही है। ऐसे ही अगर इसके ऊपर भी आके लगा है बारिश, तो वो जो है ना बड़ी 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 जो है ना वो हाईली जो है ना वो एक वो क्या बोलना चाहिए मुझे कि एक जब बारिश पूरी ज़मीन के ऊपर होती है तो यहाँ पर जब लगेगा तो ये उसके ऊपर आके बैठ जाएगा, जब यहाँ पे लगेगा आके तो वो इधर आके बैठ जाएगा। अब क्या हो गया, अब ये हुआ है कि वो जो सॉयल के पार्टिकल थे वो इस स्प्लैश की वजह से जो है ना डिस्टर्ब हो गए। अब बारिश होती रही, सॉयल सैचुरेट हो गई, बाद में क्या बन गया, बाद में बन गया रन ऑफ। वाटर का बन गया क्या, रन ऑफ बन गया। अब जब वो रन ऑफ बनना है तो ये जो सॉयल, ये जो इस बेचारे सॉयल के पार्टिकल थे जो कि लूजन अप हुए हुए थे और अपनी जगह से बाहर आए हुए थे, अब ये क्या होंगे, अब जब पानी ने आना है पानी इनको अपने साथ जो है बहा के ले जाएगा। ठीक है, और हम कहते हैं कि जी ये जो है ना क्या हो रहा है, ये जो है सॉइल की इरोजन हो रही है। अब जितनी बारिश ज़्यादा होनी है ना उतना ही ज़्यादा जो है ना वो ये बीटिंग एक्शन होगा, और उसके बाद जो है ना वो रन ऑफ जो है ना वो वाट सॉइल जो पार्टिकल जो लूजन अप हो चुके हुए हैं स्प्लैश के बाद, वो अपने साथ उसको बहा के ले जाएगा। सो दिस इज हाउ precipitation is generally related directly to the rate of erosion। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, टेम्परेचर इनडायरेक्ट क्यों है, अब मैं इसको बताता हूँ आपको। टेम्परेचर जो है वो इनडायरेक्ट क्यों है, टेम्परेचर जितना हाई होता है ना, ठीक है, वाटर कंटेंट इन सॉइल जो है ना वो उतने ही कम होते हैं। मान लो, ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि रन ऑफ विल बी जनरेटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कि रन ऑफ जो है ना बहुत देर के बाद बनेगा। क्यों, क्योंकि जितनी अब बारिश हो रही है, पहले तो उससे सॉइल का क्या करना है, रन ऑफ का बनता होता है जब सॉइल पूरे की पूरी क्या हो जाए, सेचुरेट हो जाए। लेकिन अगर सॉइल जो है ऑलरेडी सूखी हुई है तो ज़्यादा पानी जो है ना वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी। रन ऑफ देर से बनेगा तो इरोजन का प्रोसेस भी जो है ना वो देर से शुरू होगा। ठीक है ना, तो चूंकि रन ऑफ देर से बना है और ओरिजिन भी जो है ना वो फिर देर से ही होगी, तो हम इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर जो है ना वो इनडायरेक्ट उससे जो है लिंक्ड है। विंड, सबको पता है कि जितनी हवा तेज चलेगी मिट्टी उतनी ज़्यादा उड़ेगी, तो हम कहते हैं कि जो विंड जो है ना वो डायरेक्टली है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो है ना ये क्या है, ये इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, उसके इरोजन के साथ। ठीक है, अच्छा मैं इसके बता ही दूंगी यार साथ में, क्योंकि इसके साथ मुझे सोलर रेडिएशन का भी लिंक करना पड़ना है, तो बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बहरहाल ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी किसे बोलते हैं कि एयर के अंदर जो है ना ऑलरेडी कितना ज़्यादा जो है ना वो नमी है। सही है ना, ये मैं बोल दूं ये क्या है, ये ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर कंटेंट इन एयर। सही है, अच्छा, एयर के अंदर जितना वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, हाई वाटर कंटेंट, या ठीक है वाटर कंटेंट सही लफ्ज़ है, हाई वाटर कंटेंट इन एयर, ठीक है, उतनी ही एयर की मूवमेंट जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एयर डेंस हो जाएगी। हाई वाटर कंटेंट इन एयर, एयर गेट्स मोर डेंस, और जितनी चीज़ ज़्यादा डेंस होती है मूवमेंट विल बी डिफ़िकल्ट, यानी कि हवा का उस टाइम चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और जितनी हवा जो है ना वो कम चलेगी इरोजन विल बी लेसर। ठीक है, इसकी मिसाल दें जी कोई, मिसाल ये है कि आपका जो है ना अगस्त के अंदर, अगस्त का जो महीना होता है उसमें आपकी जो एयर है वो हाईली ह्यूमिड होती है, उस टाइम बड़ी हबस होती है। क्यों हबस होती है, हबस इसलिए होती है कि जो आपका क्या कहते हैं उसको,
हाईली ह्यूमिड होती है उस ज़माने में एयर, क्योंकि उसमें जो वाटर कंटेंट है एयर के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। और हवा जो है पंखे की भी लग रही होती है आमतौर पर, हमने नोट किया कभी जब हवस का दिन आते हैं तो पंखे की भी हवा जो है वो नहीं लगती। वो क्यों नहीं लगती है? क्योंकि एयर को जो है उस टाइम चलाना या एयर को जो है उस टाइम जो है मूव करवाना वो बहुत मुश्किल हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर हाईली जो है ना वो डेंस एयर होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर पार्टिकल्स। तो जब वाटर पार्टिकल ज़्यादा होंगे एयर के अंदर, एयर का चलना उतना मुश्किल होगा, तेज़ चलना उतना ही मुश्किल होगा, और इसलिए जो है फिर इरोजन भी जो है ना वो कम होगी। और इन दी एंड है सॉयल और सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन बिल्कुल उसका वही जो है ना वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट है जो कि टेम्परेचर का था, ठीक है। यानी कि सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगी उतना ही जो है ना टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, वाटर कंटेंट सॉइल में लो होंगे, रन ऑफ देर से बनेगा, और इरोजन जो है ना क्या होगी, वो कम होगी। अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है सॉइल की। अब लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है लेकिन बार मैं इसे खत्म करता हूँ। वो है सॉइल प्रॉपर्टीज़। कि सॉइल प्रॉपर्टीज़ जो है ना उन वो भी इफेक्ट करती हैं आपके इरोजन को। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इफेक्ट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एंड एक्सटेंड टू विच सॉइल पार्टिकल कैन डिटैच एंड ट्रांसपोर्टेड। जैसे देखो जी, मिसाल के तौर पे आपकी जो सॉइल है वो है क्लेई, ठीक है, बिलफर्जी आपकी जो है ना क्लेई सॉइल है। अब क्लेई सॉइल में क्या होता है, इसकी जो इन्फिल्ट्रेशन है ये क्या होगी, इसकी जो इन्फिल्ट्रेशन है क्या होगी, वो लेसर होगी, ठीक है ना। क्लेई सॉइल जो है वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो क्या होगी, वो लेसर होगी। लेकिन अगर आपकी जो है वो सैंडी सॉइल है, अगर आपकी सैंडी सॉइल है, अगर आपकी सॉइल जो है ना वो सैंडी है, तो फिर क्या होगा कि इन्फिल्ट्रेशन विल बी मोर। सही है। अच्छा, अब इन्फिल्ट्रेशन जो है इसके अंदर ज़्यादा होती है और इन्फिल्ट्रेशन जो है ना इसके अंदर जो है ना वो कम होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, इसके अंदर जो है वो क्या होता है, पार्टिकल साइज वो होता है लार्ज, तो सॉरी क्ले के अंदर था स्मॉल। अच्छा, असल में पता है मैं अब जो थोड़ा सा क्यों जो है ना वो बड़ा देख देख के लिख रहा हूँ, रीज़न ये है कि इसका थर्ड एक मैंने क्वेश्चन देना है आपको, सही है। तो वो मैं उसका जवाब नहीं देना चाह रहा, बस मैं आपको मैं देते देते हिंट देते जाऊँगा सारा के सारा, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब जो है ना मुझे आपसे चाहिए। तो इन्फिल्ट्रेशन इसके अंदर जो है ना वो मोर होगी और पार्टिकल साइज जो है ना वो भी ज़्यादा होगा, है कंपैरेटिवली लार्ज होता है। अच्छा, ये क्लियर हो गई ये वाली बात। अच्छा, अब मुझे आपने बताना है, मुझे आप लोगों ने समझाना है। ये कुछ चीज़ें जो है ना वो बता दी है मैंने। अब मैं एक बात इसमें और लिखूंगा कि जो सॉइल की डिटैचमेंट है ना वो इंक्रीज करती है विद साइज while transportation decreases with size। ये एक आम जो है ना फहम बात है, इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, ये जस्ट एक एक सिंपल जो है ना वो कह लो कि इंजीनियरिंग एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कहते हैं कि जितना बड़ा जो है ना वो ठहरो जरा मुझे इसका स्पेलिंग ठीक करने मुझे। अच्छा ठीक है, कहते हैं कि देखो दो फेज है ना इरोजन के। इरोजन का पहला फेज कौन सा है जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, कि पहला है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है कि लूजन अप हो जाना, एक तरह से डिटैचमेंट है। दूसरा क्या है कि फिर पानी आए और आपको इरोड करे, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन।
जो ये चीज़ स्प्लैश ने की थी वो क्या की थी, वो थी डिटैचमेंट, और दूसरी जो फेज थी वो क्या थी, ये था पहला फेज डिटैचमेंट, और दूसरा फेज क्या था, हाय हाय, दूसरा फेज क्या था, वो थी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अच्छा, डिटैचमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है। डिटैचमेंट क्या होती है, लूजन अप हो जाना। अगला फेज क्या है, ये पानी आपको अच्छा बहा के ले जाएगा। अब इरोजन के लिए ये दोनों स्टेप होना लाजमी है। जब तक ये दोनों स्टेप नहीं होंगे इरोजन कंप्लीट नहीं होगी। डिटैचमेंट होगी होगी है, लेकिन पानी का फ्लो नहीं आया, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया, इरोजन नहीं होती। ठीक है, अब आपने ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो देखना है कि सॉइल अगर क्लेई हो, उसके पार्टिकल साइज स्मॉलर है, तो इसकी जो डिटैचमेंट है स्मॉल साइज को, एक छोटी चीज़ को जो है वो अलग करना ना बहुत मुश्किल होता है। उसकी जो डिटैचमेंट है वो बड़ी मुश्किल होती है इसकी। तो मतलब स्मॉलर साइज है तो उसको डिटैच करना आसान होगा, मुश्किल होगा, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा। जो सैंडी सॉइल हैं ये क्या है कि ये बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इनको डिटैच करना आसान होता है लेकिन इनको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका साइज, पार्टिकल साइज जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। वैसे भी वजनी चीज़ जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, और हल्की चीज़, छोटी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। लेकिन छोटी चीज़ का अंदर इशू ये होता है कि इसके अंदर डिटैचमेंट जो है ना क्लेई सॉइल के अंदर वो बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है क्लेई सॉइल के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझा दूँ। क्लेई सॉइल में जो आपके पार्टिकल होते हैं ना वो होते हैं बहुत स्मॉल। ठीक है, जो कि क्लेई सॉइल, अब इनके अंदर जो है ना वो कोहिजन जो है, कोहिजन वो ज़्यादा होती है। स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं जो करीब करीब होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर जो कोहिजन फोर्सेस हैं वो स्मॉल पार्टिकल में क्या होंगी, वो होगी ज़्यादा। इसलिए इनको, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इसी वजह से डिटैच करना जो है ना वो, डिटैचमेंट इज़ डिफ़िकल्ट, कि इनको डिटैच करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन बट इनको ट्रांसपोर्ट करना जो है ना इज़ ईजी। ठीक है, उसके बरक्स जो कि बड़े पार्टिकल्स हैं, जो कि सैंडी पार्टिकल्स हैं, आपके बड़े ज़रा पार्टिकल्स हैं, इनका इशू क्या है बड़े पार्टिकल्स का, कि जितना बड़ा पार्टिकल होगा ना उसके अंदर कोहिजन फोर्सेस जो है ना वो वीक होंगी। क्यों वीक होती हैं, क्योंकि इन बड़े, जितना पार्टिकल बड़ा होता जाएगा, आप खुद ऑब्जर्व भी कर रहे हो कि जितना पार्टिकल छोटा होता है इनके अंदर जो स्पेसेस हैं वो कम कम से कम होती हैं, लेकिन बड़े पार्टिकल के अंदर जो स्पेसेस हैं वो क्या होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। आप इवन अगर इनको साथ भी जोड़ दूंगा, देर इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द टू एज कम्पेयर टू द क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब इसको जो है वो डिटैच करना, इनकी कोहिजन चूंकि लेस कोहिजन है इसके अंदर, तो इनको डिटैच करना जो है इज इजी, बट ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट, कि इन्हें ट्रांसपोर्ट करना जो है ना वो डिफिकल्ट होगा। तो मुझे आपने बताना है कि जी क्या ख्याल है आपका, कि अब दो मुख्तलिफ बातें आ गई हैं, और इरोजन के लिए जो है ना वो दोनों चीज़ें होना लाजमी है, डिटैचमेंट भी और ट्रांसपोर्टेशन भी। तो क्या ख्याल है आपका कि जो क्लेई सॉइल्स हैं वो ज़्यादा इरोड करती होती हैं, या सैंडी सॉइल्स जो हैं वो ज़्यादा इरोड करती होती हैं? आपने इसका मुझे आंसर बताना है इन क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, मैं जब भी रखूँ आपने मुझे इसका आंसर बताना है, भाई सब कौन सी जो है ना वो सॉइल जो है वो ज़्यादा इरोड करेगी। ठीक है, सो ये था। अब मैं जब वापस आऊँगा तो हम अगले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।